नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। कनाडा में इस हफ्ते G7 शिखर सम्मेलन हो रहा है और इसमें पीएम मोदी की मौजूदगी एक बार फिर से भारत की वैश्विक भूमिका को रेखांकित कर रही है। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने खुद पीएम मोदी को कॉल करके आमंत्रण दिया, वो भी ऐसे वक्त में जब दोनों देशों के संबंधों में खालिस्तान मुद्दे को लेकर काफी तनाव रहा है। आज विस्तार से हम समझेंगे कि G7 आखिर क्या है, भारत की उसमें क्या भूमिका है और इस दौरे से क्या कुछ बदलेगा। पीएम मोदी को आखिरी समय पर फोन करके क्यों न्योता दिया गया और सबसे जरूरी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की पहली मुलाकात भी संभावित है। क्या उसमें पाकिस्तान और सीजफायर जैसे मुद्दे उठेंगे, क्योंकि लगातार ट्रंप इसका क्रेडिट ले रहे हैं और भारत इसे खारिज कर रहा है। सबसे पहले आपको बता दें, कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून तक अल्बर्टा में आयोजित हो रहा है। ये G7 की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रहा है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वैश्विक शांति, सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और डिजिटल परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा और सहयोग करना है। इस सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा के अलावा, क्योंकि ये G7 के मेंबर्स हैं, इनके अलावा भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया जैसे देश शामिल हैं। इसमें नेटो के महासचिव को भी न्योता दिया गया है। देखिए, G7 एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसमें दुनिया के 7 सबसे ताकतवर और लोकतांत्रिक देश शामिल हैं। ये देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा। इस ग्रुप का फोकस होता है कि दुनिया में जो बड़े मुद्दे हैं, जैसे आर्थिक संकट, सुरक्षा, क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी, हेल्थ और अब AI, उन पर मिलकर बातचीत करें और सॉल्यूशन निकालें। G7 कोई पक्की संस्था नहीं है, इसका कोई हेडक्वार्टर या परमानेंट ऑफिस नहीं। ये एक तरह का बातचीत का मंच है जहां हर साल एक शिखर सम्मेलन यानी कि एक समिट होता है और सब देश मिलकर आगे की रणनीति पर बात करते हैं। यूरोपीय संघ भी इसमें शामिल होता है, लेकिन उसे मेंबर नहीं बल्कि ऑब्जर्वर यानी देखने और सलाह देने वाला पार्टनर माना जाता है। आज G7 देशों की कुल मिलाकर इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि ये पूरे दुनिया की आधी GDP को कंट्रोल करते हैं। भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन उसे बार बार बुलाया जाता है, क्योंकि अब भारत को सिर्फ एक बाजार की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि एक ऐसा देश माना जा रहा है जो ग्लोबल फैसलों में अहम रोल निभा सकता है। और इस बार G7 समिट हो रहा है कनाडा में, वही देश जिसके साथ भारत के रिश्ते पिछले कुछ समय से काफी खराब हैं। वजह खालिस्तान का मुद्दा है। जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने खालिस्तानी तत्वों को न सिर्फ जगह दी, बल्कि उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज भी किया। भारत ने कई बार विरोध जताया, लेकिन ट्रूडो के रवैये में बदलाव नहीं आया। नतीजा ये हुआ कि इन दोनों देशों के रिश्ते काफी बिगड़ गए। अब कनाडा में नई सरकार आई है, मार्क कार्नी प्रधानमंत्री बने हैं और सबसे पहले उन्होंने जो कदम उठाया वो था प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके G7 समिट में शामिल होने का न्योता देना। अब इसको समझने की जरूरत है, ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक कॉल नहीं थी, ये एक क्लियर पॉलिटिकल मैसेज था कि कनाडा अब खालिस्तानी सोच से दूरी बनाना चाहता है और भारत के साथ रिश्तों को रीसेट करना चाहता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये न्योता तब आया जब समिट में सिर्फ 10 दिन बचे थे, यानी ये कोई प्रोटोकॉल वाला इनविटेशन नहीं था। ये एक रणनीतिक सोच समझकर उठाया गया कदम था, क्योंकि कनाडा पहले से फंसा है। अमेरिका से उसके रिश्ते ट्रंप की वापसी के बाद काफी बिगड़े। ऐसे में भारत जैसे देश से दुश्मनी उसके लिए मुसीबत बढ़ाने का ही काम करेगी। देखिए, इसके कई कारण हैं। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, वैश्विक सप्लाई चेन का अहम हिस्सा है और ग्लोबल साउथ की आवाज बन चुका है। तो कनाडा कभी नहीं चाहेगा कि खालिस्तानियों के चलते उसके रिश्ते भारत से खराब हों। अच्छा, G7 समिट के दौरान हर किसी की नजर एक खास मोमेंट पर टिकी होगी और वो है प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आमने सामने मुलाकात। हालांकि अभी तक इनकी कोई औपचारिक मीटिंग शेड्यूल नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि समिट के इतर दोनों नेताओं की बातचीत हो सकती है।
इस मुलाकात की एक बड़ी वजह पाकिस्तान भी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी और ट्रंप की ये पहली मुलाकात होगी और लगातार अमेरिका ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए सीजफायर का क्रेडिट ले रहा है, जिसे भारत खारिज कर रहा है। ट्रंप ने एक बार नहीं कई बार ये बात बोली कि उन्होंने ये लड़ाई रुकवाई है। तो एक मुद्दा ये है कि पीएम मोदी शायद ये पूछ लें या ये जो क्रेडिट वाली बात है इसको उठाया जाए। दूसरा ये कि अमेरिका का पाकिस्तान पर सख्त रवैया नहीं रहा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने अमेरिका का रवैया देखा था, तो क्या पता इस मुलाकात में ये सारी बातें उठें और इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक सवाल और है, क्या G7 भारत को स्थायी सदस्य बना सकता है? देखिए, भारत को पिछले 5 सम्मेलन से लगातार बुलाया गया है। इसका मतलब साफ है, G7 देश भारत को अब एक उभरती हुई शक्ति नहीं बल्कि एक स्थिर और निर्णायक वैश्विक ताकत मानते हैं। G7 की मूल प्रकृति देखें तो ये एक अनौपचारिक समूह है जिसका गठन 1975 में हुआ था। 1998 में जब रूस को जोड़ा गया था तो G7 G8 बना था। इसका मकसद था रूस को वैश्विक राजनीतिक ढांचे में शामिल करना। हालांकि 2014 में रूस ने क्रीमियाई क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। ये कदम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ था। इसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली और जापान यानी बाकी G8 सदस्य देशों ने इसका कड़ा विरोध किया। रूस को आधिकारिक रूप से बाहर नहीं निकाला गया बल्कि अनिश्चित काल तक के लिए निलंबित कर दिया गया और उसी के बाद से ये G8 G7 बन गया। और अब जब भारत की भूमिका वैश्विक मंचों पर बढ़ती जा रही है तो अब कई विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत को स्थायी सदस्य बनाना सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि भविष्य की जरूरत बन चुकी है। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं। कुछ देश G7 का दायरा बढ़ाने के खिलाफ हैं, वो थोड़ा इसमें हिचकिचाते हैं क्योंकि इससे ग्रुप की फुर्ती और एकता पर असर पड़ सकता है। भारत की ग्लोबल स्टैंड जैसे रूस के साथ संबंध या जलवायु समझौते पर भारत की डेवलपिंग नेशन पोजीशन कुछ G7 देशों से मेल नहीं खाती और सबसे अहम, भारत खुद भी तभी शामिल होगा जब उसकी शर्तों और सारे हित सुरक्षित हों। अब ये कब होगा, भारत इसका स्थायी सदस्य बनेगा या नहीं, ये कोई नहीं जानता क्योंकि इसकी कोई तय टाइमलाइन नहीं है। ये पूरी तरह भविष्य के राजनीतिक समीकरणों, भारत की रणनीति और G7 देशों की आंतरिक समझौते पर निर्भर करता है। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।